वेलकम टू स्टडी 24 उदयपुर। इस वीडियो में हम नेशनल इनकम राष्ट्रीय आय के लगभग 50 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस को सोल्व करने वाले हैं। ये आपके 12th जो मैक्रो इकोनॉमिक्स समष्टि अर्थशास्त्र वाला पार्ट है, या फिर जितने भी कंपटीशन एग्जाम होते हैं, चाहे वो पीजीटी फर्स्ट ग्रेड स्कूल लेक्चरर का एग्जाम होता है या अन्य जो भी एग्जाम है आपका, जहाँ पे भी नेशनल इनकम राष्ट्रीय आय का टॉपिक है, उसमें जो इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज हैं उसे आज के इस वीडियो में हम सोल्व करेंगे। सबसे पहला प्रश्न देखिए आज का हमारा, जीएनपी एट मार्केट प्राइस, ठीक है, बाजार कीमत पर सकल राष्ट्रीय उत्पाद इनमें से क्या होगा। सबसे पहले हमको दे रखा है, देखिए जीडीपी एमपी में से अगर हम डेप्रिसिएशन को घिसावट व्यय को अगर हम माइनस करेंगे तो हमारे पास में क्या आ जाएगा, एनडीपी मार्केट प्राइस आ जाएगा, जबकि हमको क्या चाहिए, जीएनपी मार्केट प्राइस। दूसरा हमारा जीडीपी मार्केट प्राइस में डेप्रिसिएशन को ऐड कर रखा है घिसावट में, जबकि जीडीपी में पहले से ही डेप्रिसिएशन शामिल है घिसावट में, इसलिए ये भी नहीं होगा। फिर तीसरा सी ऑप्शन हमारा, जीडीपी एमपी में डेप्रिसिएशन को प्लस करेगा, दोनों ऑप्शन एक जैसे आ गए हैं, यहाँ पे डिवाइड है शायद ये। और देखिए चौथा हमारा क्या है, जीडीपी एमपी में अगर हम विदेशों से प्राप्त शुद्ध साधन आय एनएफआई को प्लस कर दें तो ये जो डोमेस्टिक है वो किस में बदल जाएगा, नेशनल में, इसलिए करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला देखिए, एनडीपी मार्केट प्राइस। तो देखिए एनडीपी का मतलब क्या हो गया, नेट डोमेस्टिक मार्केट, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस, बाजार कीमत पर शुद्ध घरेलू उत्पाद जो है इनमें से क्या होगा। शुद्ध का मतलब क्या हो गया, जिसमें डेप्रिसिएशन को हम शामिल नहीं करते हैं। तो जीडीपी मार्केट प्राइस में से अगर डेप्रिसिएशन घिसावट व्यय को हम माइनस कर देंगे तो हमारे पास में क्या आ जाएगा, एनडीपी मार्केट प्राइस आ जाएगा, बिल्कुल सही है। दूसरा हमारा है, जीडीपी फैक्टर कॉस्ट में अगर हम नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड, विदेशों से प्राप्त शुद्ध साधन आय को जोड़ देंगे तो ये हमारे पास में जीएनपी फैक्टर कॉस्ट आ जाएगा, इसलिए ये नहीं होगा। तो करेक्ट आंसर आपका क्या होगा, इसमें ऑप्शन ए होगा। और सी ऑप्शन में आपको दे रखा है, एनएनपी फैक्टर कॉस्ट में प्लस कर दो नेट इनडायरेक्ट टैक्स, तो ये क्या आ जाएगा, एनएनपी मार्केट प्राइस आ जाएगा। तो करेक्ट आंसर इसमें आपका ऑप्शन ए ही होगा। अगला देखिए, एनएनपी मार्केट प्राइस, बाजार कीमत पर शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद इनमें से कौन सा होगा। तो सबसे पहला हमारा है, जीएनपी मार्केट प्राइस में अगर हम डेप्रिसिएशन घिसावट व्यय को माइनस कर दे तो ये क्या आ जाएगा आपका, ये आ जाएगा हमारा एनएनपी मार्केट प्राइस। तो पहला ऑप्शन बिल्कुल सही है। दूसरा हमारा है, एनडीपी मार्केट प्राइस में अगर हम विदेशों से प्राप्त शुद्ध साधन आय एनएफआईए को अगर हम जोड़ दें तो हमारे पास में देखिए डोमेस्टिक है वो किस में बदल जाएगा, नेशनल में, तो क्या आ जाएगा, एनएनपी मार्केट प्राइस आ जाएगा। तो दूसरा ऑप्शन भी सही है। तीसरा है, एनएनपी फैक्टर कॉस्ट में अगर हम एनआईटी जो शुद्ध अप्रत्यक्ष कर हैं उसको जोड़ दे तब भी हमारे पास में क्या आ जाएगा, एनएनपी मार्केट प्राइस आ जाएगा। तो यहाँ पे तीनों ऑप्शन सही हैं, इसलिए करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। अगला है फोर्थ, जीडीपी फैक्टर कॉस्ट जो है वो किसके बराबर होगा, सकल घरेलू उत्पाद कारक लागत या साधन लागत पे जो है इनमें से किसके बराबर होगा। जीडीपी मार्केट प्राइस में से अगर हम एनआईटी शुद्ध अप्रत्यक्ष कर को माइनस कर दे तो हमारे पास में जीडीपी फैक्टर कॉस्ट आएगा, बिल्कुल सही है। जीडीपी मार्केट प्राइस में अगर हम शुद्ध अप्रत्यक्ष कर को जोड़ दें ये गलत हो जाए, क्योंकि देखिए मार्केट प्राइस का मतलब क्या हो गया, जिसमें शुद्ध अप्रत्यक्ष कर जुड़ा हुआ है, और जीडीपी मार्केट प्राइस में से आर्थिक सहायता को माइनस कर दें, ठीक है, तो ये नहीं होगा। करेक्ट आंसर आपका इसमें क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए। अगला है, एनडीपी मार्केट प्राइस, कारक लागत पर शुद्ध घरेलू उत्पाद जो है वो किसके बराबर होगा।
तो देखिए जीडीपी फैक्टर कॉस्ट में से हम क्या करेंगे, घिसावट व्यय को माइनस कर देंगे डेप्रिसिएशन को। ठीक है, करेक्ट आंसर हो जाएगा इसमें ऑप्शन बी। जीडीपी फैक्टर कॉस्ट में से डेप्रिसिएशन जो घिसावट व्यय है उसको माइनस करेंगे तो हमारे पास में क्या आ जाएगा, एनडीपी। नेक्स्ट है एनएनपी फैक्टर कॉस्ट, कारक लागत पर शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद जो है वो इनमें से किसके बराबर होगा, एनएनपी फैक्टर कॉस्ट। तो जीएनपी फैक्टर कॉस्ट में से डेप्रिसिएशन घिसावट व्यय को माइनस करेंगे तो हमारे पास में क्या आ जाएगा, सही आ जाएगा, एनएनपी फैक्टर कॉस्ट ही आएगा, बिल्कुल सही है। दूसरा है एनएनपी मार्केट प्राइस में हम क्या कर रहे हैं, अनुदान को जोड़ दें और सब्सिडी या अनुदान को हम जोड़ दें और इनडायरेक्ट टैक्स को माइनस कर दें, तब भी हमारे पास में क्या आएगा, एनएनपी फैक्टर कॉस्ट आएगा, दूसरा भी सही है। और तीसरा है एनडीपी मार्केट प्राइस में अगर हम क्या करें, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड को प्लस कर दें तो ये आपका हो जाएगा एनएनपी मार्केट प्राइस। तो इसको एक बार चेक कर लेते हैं, ये तो नहीं होगा। देखिए दूसरा हमारा था जीएनपी फैक्टर कॉस्ट में से हमने डेप्रिसिएशन को माइनस किया, दिया गया एनएनपी फैक्टर कॉस्ट, बिल्कुल सही है। दूसरा हमारा था देखो एनएनपी मार्केट प्राइस है, इसमें से हमने इनडायरेक्ट टैक्स को माइनस किया और सब्सिडी को प्लस किया, ये गलत हो जाएगा हमारा। ठीक है, आपका जो करेक्ट आंसर है वो इसमें ऑप्शन ए ही होगा। नेक्स्ट देखिए, निम्न में से राष्ट्रीय आय गणना की विधि, राष्ट्रीय आय की गणना की कौन कौन सी विधि हैं, आय विधि भी होती है, उत्पादन विधि भी होती है और व्यय विधि भी होती है, ऑप्शन डी। नेक्स्ट है राष्ट्रीय आय की गणना करते समय मध्यवर्ती वस्तु का मूल्य शामिल नहीं किया जाता है, जो इंटरमीडिएट गुड्स होती हैं उनकी वैल्यू को नेशनल इनकम का जब मेजरमेंट किया जाता है उस समय उनको इंक्लूड नहीं किया जाता है। क्यों नहीं किया जाता है, क्योंकि इससे डबल काउंटिंग, दोहरी गणना की समस्या उत्पन्न हो जाती है। तो दोहरी गणना की समस्या से बचने के लिए एक तरह से क्या किया जाता है, जो इंटरमीडिएट गुड है, मध्यवर्ती वस्तु, उनका मूल्य शामिल नहीं करते हैं। अगला है राष्ट्रीय आय लेखांकन, नेशनल इनकम अकाउंटिंग को सबसे पहले किसने दिया था, तो ये जो कंसेप्ट है वो सबसे पहले दिया था ग्रिगोरी किंग के द्वारा। ठीक है, करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। और उसके बाद में साइमन कुजनेट्स ने इसका प्रयोग किया था। अगला है बाजार कीमतों पर राष्ट्रीय आय की गणना को क्या कहा जाता है। ठीक है, राष्ट्रीय आय की गणना अगर बाजार कीमतों पर की जाएगी तो इसको हम कहेंगे मौद्रिक आय कहेंगे। और बाजार कीमतों पर अगर नहीं करके स्थिर कीमतें अगर हम ले लें, ठीक है, स्थिर कीमतों पर अगर राष्ट्रीय आय की गणना की जाएगी उसको क्या कहा जाएगा, रियल इनकम कहा जाएगा, वास्तविक राष्ट्रीय आय कहा जाता है। अगला देखिए स्थिर कीमतों पर राष्ट्रीय आय का लेखांकन, अभी बताया था मैंने। ठीक है, जब राष्ट्रीय आय की गणना स्थिर कीमतों के आधार पर की जाएगी उसको क्या कहा जाएगा, रियल इनकम कहा जाता है, वास्तविक आय कह सकते हैं। नेक्स्ट हमारा है सकल राष्ट्रीय उत्पाद, जीएनपी का जब मेजरमेंट किया जाता है तो निम्न में से किसको शामिल नहीं किया जाएगा, तो जो शुद्ध वित्तीय लेन देन होते हैं, पुरानी वस्तुओं और जिनका लेन देन बाजार में नहीं होता है, और गैर कानूनी क्रियाएं से जो आय प्राप्त होती है, इन तीनों को राष्ट्रीय आय में सम्मिलित नहीं किया जाएगा, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट है समष्टि अर्थशास्त्र के अध्ययन की विषय वस्तु। ठीक है, समष्टि अर्थशास्त्र में हम इनमें से किसका अध्ययन करेंगे, राष्ट्रीय आय का, ठीक है, नेशनल इनकम का। बाकी उपभोक्ता और उत्पादक का जो सिद्धांत है उसको हम व्यष्टि अर्थशास्त्र, माइक्रो इकोनॉमिक्स में पढ़ेंगे। नेक्स्ट है समष्टि अर्थशास्त्र अध्ययन करता है, मैक्रो इकोनॉमिक्स जो है वो इनमें से किसकी स्टडी करेगा, अर्थव्यवस्था में जो रोजगार है, ठीक है, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी जो है, ऑप्शन आपका ए। नेक्स्ट है सामान्य कीमत स्तर का जो अध्ययन है, ठीक है, जनरल प्राइस लेवल जो है वो पूरी संपूर्ण अर्थव्यवस्था के साथ में संबंधित होता है, इसलिए किसका भाग होगा, मैक्रो इकोनॉमिक्स का, समष्टि अर्थशास्त्र का। नेक्स्ट है रोजगार सिद्धांत,
ठीक है। एम्प्लॉयमेंट थ्योरी जो है वो किसके साथ में संबंधित है? समष्टि अर्थशास्त्र के साथ में, मैक्रो इकोनॉमिक्स के साथ में। नेक्स्ट हमारा है इंक्रीज इन स्टॉक ऑफ कैपिटल। ठीक है, अर्थव्यवस्था में पूंजी स्टॉक में जो वृद्धि होती है उसको क्या कहा जाता है? निवेश, या हम कह सकते हैं कैपिटल फॉर्मेशन, पूंजी निर्माण एक तरह से हम कह सकते हैं। नेक्स्ट हमारा है निम्न में से स्टॉक। ठीक है, स्टॉक क्या होता है? जिस चर को हम क्या कर सकते हैं? समय के एक निश्चित बिंदु पर, पॉइंट ऑफ टाइम पर मेजर कर सकते हैं, माप सकते हैं। तो पॉइंट ऑफ टाइम पर इनमें से हम किसको मेजर कर सकते हैं? वेल्थ, संपत्ति, धन जो होती है उसको हम एक तरह से क्या कहेंगे? स्टॉक कहेंगे। ठीक है, बाकी बचत हो गया, आपका लाभ हो गया, इनको हम क्या करते हैं? समयावधि में मापते हैं। नेक्स्ट है निम्न में से चक्रीय प्रवाह में सम्मिलित किया जाता है। ठीक है, सर्कुलर फ्लो जो होता है, चक्रीय प्रवाह, चक्रीय प्रवाह का मतलब होता है कि एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र की ओर वस्तुओं का या सेवाओं का जो प्रवाह होता है, इसके अंतर्गत हम वास्तविक प्रवाह को भी शामिल करते हैं, वस्तु एवं सेवाओं का जो प्रवाह होता है, और इनके बदले में जो लेन देन मुद्रा के रूप में होता है, मौद्रिक प्रवाह को भी हम सम्मिलित करते हैं। तो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट देखिए 20वां, निम्न में से स्टॉक में सम्मिलित किया जाएगा। ठीक है, स्टॉक क्या होता है? जिस चर को हम क्या कर सकते हैं? समय के निश्चित बिंदु पर माप सकते हैं। तो मुद्रा की जो मात्रा होती है उसको भी समय के एक निश्चित बिंदु पर मापा जा सकता है। धन, वेल्थ जो है उसको भी हम समय के निश्चित बिंदु पर माप सकते हैं। किसी गोदाम में गेहूं की मात्रा को जो स्टोर किया गया है, इन सभी को हम समय के निश्चित बिंदु पर माप सकते हैं। तो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा इसमें ऑप्शन डी। नेक्स्ट है निम्न में से प्रवाह में सम्मिलित किया जाता है। ठीक है, प्रवाह क्या होती है? जिसे पीरियड ऑफ टाइम, समयावधि में मापते हैं, जैसे कि एक वर्ष हो गया, एक महीना हो सकता है, ठीक है, मासिक हो सकता है, त्रैमासिक हो सकता है, क्वार्टरली, ये सारे एक तरह से क्या होते हैं? फ्लो में आएंगे। तो यहां पर अगर हम देखें तो उपभोग एक वर्ष के आधार पर मापा जाता है, निवेश और आय, इन सभी को हम एक समयावधि के साथ में संबंधित करते हैं। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। अगला है निम्न में से वास्तविक प्रवाह में सम्मिलित किया जाएगा। ठीक है, वास्तविक प्रवाह का मतलब क्या हो गया? एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र, जैसे कि जो पारिवारिक हाउस होल्ड होता है उनसे फर्मों को क्या होता है? जो उत्पादन के साधन होते हैं उनका प्रवाह होता है। ठीक है, तो वस्तुओं का प्रवाह कहां पे होता है? फर्मों से परिवार की ओर, तो भी शामिल करेंगे। और सेवाओं का जो प्रवाह होता है, ठीक है, सेवाएं जैसे कि उत्पादन के जो साधन होते हैं वो हाउस होल्ड से फर्म की तरफ, जो पारिवारिक क्षेत्र होता है घरेलू क्षेत्र से फर्मों की तरफ। तो वस्तु और सेवाओं का जो प्रवाह होता है ये दोनों क्या है? वास्तविक प्रवाह में इंक्लूड करेंगे हम। ठीक है, रियल फ्लो होते हैं, और इनके बदले में मुद्रा का जो भुगतान किया जाएगा वो एक तरह से क्या होगा? मौद्रिक प्रवाह होगा। अगला है निम्नलिखित में से कौन सी सेवा परिवार द्वारा फर्म को उपलब्ध कराई जाती है? ठीक है, परिवार जो हाउस होल्ड सेक्टर हैं वो फर्मों के लिए क्या करते हैं? साधन उपलब्ध कराते हैं, भूमि, श्रम, पूंजी, उद्यम। ठीक है, इसलिए करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी सेवाएं उपलब्ध कराई जाती हैं। अगला है निम्न में से तीन क्षेत्रीय अर्थव्यवस्था में सम्मिलित किया जाता है। दो क्षेत्रीय अर्थव्यवस्था में क्या होता है? परिवार और फर्मों को लिया जाता है। जब हम इसमें सरकार को भी शामिल कर देते वो क्या बन जाएगी? तीन क्षेत्रीय अर्थव्यवस्था। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। और जब इसमें हम एक्सटर्नल सेक्टर, जो विदेशी क्षेत्र होता है, उसको भी हम शामिल करेंगे तो क्या बन जाएगा? ये चार क्षेत्रीय अर्थव्यवस्था। तो अगला प्रश्न हमारा है कि निम्न में से चार क्षेत्रीय अर्थव्यवस्था में सम्मिलित किया जाता है। फैमिली, या जिसको हम हाउस होल्ड सेक्टर कहते हैं, बिजनेस फर्म है, गवर्नमेंट, और फॉरेन सेक्टर, विदेशी क्षेत्र। ऑप्शन आपका सी हो जाएगा, चार क्षेत्रीय अर्थव्यवस्था। और चार क्षेत्रीय अर्थव्यवस्था में संतुलन की शर्त अगर हम देखें तो आपका ये हो जाएगा, फैमिली के द्वारा क्या किया जाएगा? कंजप्शन एक्सपेंडिचर, फर्म इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, और फॉरेन सेक्टर का जो होता है उसको हम लिखेंगे x - m। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन सी।
अगला है प्राथमिक क्षेत्र में सम्मिलित किया जाता है। प्राइमरी सेक्टर में हम क्या करेंगे, एग्रीकल्चर, रिटेल ट्रेडिंग और स्मॉल इंडस्ट्री, इन सभी को सम्मिलित करेंगे। ऑप्शन आपका डी। अगला है खुली अर्थव्यवस्था अथवा 4 क्षेत्रीय अर्थव्यवस्था में संतुलन की शर्त होती है। 4 सेक्टर या ओपन इकोनॉमी की अगर हम बात करें तो जो इक्विलिब्रियम की कंडीशन है वो क्या होगी। सबसे पहला है बचत, कर और आयात जो बराबर होते हैं, निवेश, सरकारी व्यय और निर्यातों के, बिल्कुल सही हैं। फिर दूसरा हमारा है टोटल लीकेज जो होते हैं वो टोटल इंजेक्शन के बराबर होंगे, बिल्कुल सही हैं। और एग्रीगेट आउटपुट जो टोटल कुल उत्पादन है वो कुल व्यय के बराबर होगा। यहां पे हो जाएगा आपका उपरोक्त सभी, ऑप्शन डी। अगला है निम्न में से कौन सी सेवा तृतीय क्षेत्र में सम्मिलित की जाएगी। टर्सरी सेक्टर में इनमें से हम किसको इंक्लूड करेंगे, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन सी। जो कम्युनिकेशन है, संचार सेवा होती है वो तृतीय क्षेत्र में सम्मिलित की जाएगी। ठीक है, बाकी की जैसे पशुपालन हो गया, खनन हो गया, इसको हम प्राथमिक क्षेत्र में, और कंस्ट्रक्शन जो निर्माण होता है उसको हम द्वितीय क्षेत्र में सम्मिलित करेंगे। नेक्स्ट है निम्न में से प्रवाह नहीं है। ठीक है, प्रवाह क्या होता है, जिसको हम समयावधि में मापते हैं। तो जो कैपिटल है, पूंजी होती है, वो एक तरह से क्या है, स्ट्रोक आएगा। ठीक है, स्ट्रोक में सम्मिलित किया जाएगा। बाकी तीनों जो अवधारणा है, आय, निवेश और गिरावट, ये क्या है, प्रवाह को दर्शाती हैं, फ्लो को दर्शाती हैं। अगला है किसी देश में समस्त अंतिम वस्तुओं की बाजार कीमत को क्या कहा जाएगा, जीडीपी, मार्केट प्राइस कहा जाएगा। ठीक है, समस्त अंतिम वस्तुओं एवं सेवाओं का मूल्य। नेक्स्ट है निम्न में से सही है। जीडीपी में डेप्रिसिएशन पहले से ऐड, अलग से ऐड करने की जरूरत नहीं है। जीएनपी ग्रोस आ गया, इसका मतलब डेप्रिसिएशन पहले से ही ऐड है। जीएनपी में से डेप्रिसिएशन, गिरावट को माइनस करेंगे तो एनएनपी आ जाएगा, ये बिल्कुल सही है, ऑप्शन सी। अगला है बाजार कीमत पर सकल राष्ट्रीय उत्पाद होता है, जीएनपी, मार्केट प्राइस, इनमें से कौन सा होगा, तो ये हो जाएगा ऑप्शन आपका बी। ठीक है, जो घरेलू हैं उसमें अगर हम विदेशों से प्राप्त आय को जोड़ देंगे तो ये क्या बन जाएगा, तो जीडीपी मार्केट प्राइस में अगर हम एनएफआईए को प्लस कर दें तो ये बन जाएगा हमारा जीएनपी मार्केट प्राइस। ठीक है, ऑप्शन बी। अगला है एनएनपी मार्केट प्राइस, बाजार कीमत पर शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद। ठीक है, इनमें से अगर हम देखें जीएनपी, एमपी में से डेप्रिसिएशन को माइनस कर दे बन जाएगा एनएनपी मार्केट प्राइस। पहला ऑप्शन बिल्कुल सही है, दूसरा ऑप्शन गलत है क्योंकि जी है, ग्रोस है, उसमें डेप्रिसिएशन पहले से ही ऐड होता है। यहाँ पे ऑप्शन आपका ए सही होगा। अगला है गिरावट व्यय को सम्मिलित किया जाता है। डेप्रिसिएशन जो है, ठीक है, जितने भी हमारे कंसेप्ट है ग्रोस वाले, ठीक है, जिसमें सबसे पहले जी लिखा होता है उसमें गिरावट व्यय सम्मिलित होता है, ऑप्शन आपका ए। और सबसे पहले अगर लिखा हुआ है एन, जिसका मतलब क्या होता है, नेट, शुद्ध। शुद्ध का मतलब होता है जिसमें से हमने गिरावट व्यय, डेप्रिसिएशन को हटा दिया है। तो बी और सी जो है वो नेट को दर्शा रहे हैं जिसमें डेप्रिसिएशन, गिरावट व्यय सम्मिलित नहीं है। अगला है एनडीपी फैक्टर कॉस्ट, साधन लागत पर शुद्ध घरेलू उत्पाद जो है वो होता है इनमें से एनडीपी फैक्टर कॉस्ट। तो जो मार्केट प्राइस है उसमें से हम क्या करते हैं, इनडायरेक्ट टैक्स को माइनस करते हैं और सब्सिडी को प्लस करते हैं। तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। नेक्स्ट हमारा है साधन लागत पर शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद को कहते हैं, एनएनपी फैक्टर कॉस्ट को हम क्या कहते हैं, राष्ट्रीय आय कहते हैं, नेशनल इनकम कहते हैं, ऑप्शन ए। नेक्स्ट हमारा है निम्न में से राष्ट्रीय आय में सम्मिलित किया जाता है। ठीक है, राष्ट्रीय आय में हम क्या करेंगे, उत्पादन के जो साधन है, भूमि को क्या मिलता है, लगान,
भूमि को लगान मिलता है, पूंजी को क्या मिलता है, ब्याज मिलता है, श्रम को क्या मिलता है, मजदूरी या वेतन, और साहसी को लाभ मिलता है। तो हम इसको शामिल करेंगे ऑप्शन आपका डी। एक देखिए क्वेश्चन मैंने आपको पहले ये वाला जो अपन ने 6 किया था इसमें मैंने आपको बताया था कि जीएनपी फैक्टर कॉस्ट में से डेप्रिसिएशन को माइनस कर देते हैं तो एनएनपी फैक्टर कॉस्ट आ जाएगा, ठीक है। और एनएनपी मार्केट प्राइस में से अगर हम इनडायरेक्ट टैक्स को माइनस कर दें और सब्सिडी को प्लस कर दें तब भी हमारे पास में एनएनपी फैक्टर कॉस्ट आएगा। तो ये दोनों ऑप्शन हमारे सही होंगे, ठीक है। और तीसरे ऑप्शन में हमारा क्या था, तीसरा ऑप्शन गलत था, ठीक है। मैंने आपको बताया था शायद ये पहला ऑप्शन से होना चाहिए, तो इसमें दोनों ऑप्शन सही होना चाहिए। नेक्स्ट है, स्थिर पूंजी के उपभोग को कहा जाता है, कंजप्शन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल क्या होता है, डेप्रिसिएशन होता है, घिसावट व्यय या मूल्यह्रास जिसको कहा जाता है, ऑप्शन बी। अगला है, निम्न में से सही है डिस्पोजेबल इनकम, ठीक है। डिस्पोजेबल इनकम क्या होती है, हिंदी में इसको हम कहते हैं प्रयोज्य आय या खर्च योग्य आय। और प्रयोज्य आय जो लोगों के द्वारा प्रयोग की जा सकती हैं, तो इसके लिए हम क्या करते हैं, जो व्यक्तिगत आय होती हैं, ठीक है, व्यक्तिगत आय में से हम क्या करेंगे, जो प्रत्यक्ष कर होते हैं उसको हम माइनस कर देंगे। तो यहां पर अगर हम देखें तो हमारा जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो होगा ऑप्शन ए, डिस्पोजेबल इनकम। जो प्रयोज्य आय होती है उसमें उसको हम कैसे निकालेंगे, व्यक्तिगत आय पर्सनल इनकम में से डायरेक्ट टैक्स को हम माइनस कर देंगे, ठीक है। नेक्स्ट है, यदि किसी देश की विदेशों से प्राप्त शुद्ध साधन आय ऋणात्मक है, देखिए जीडीपी और जीएनपी दोनों में जो अंतर होता है वो किसका होता है, विदेशों से प्राप्त शुद्ध साधन आय का, जिसको हम कहते हैं एनएफआईए, ठीक है। और इस एनएफआईए को हम क्या करते हैं, जीडीपी में अगर हम प्लस कर दें तो हमारे पास में क्या आ जाएगा, जीएनपी आ जाता है। अब देखिए अगर एनएफआईए जो विदेशों से प्राप्त शुद्ध साधन आय है वो क्या है, ऋणात्मक है, और ऋणात्मक अगर हम जीडीपी में इसको माइनस कर देंगे तो क्या होगा, एनएनपी आ जाएगा। और जीडीपी में से अगर आप माइनस करोगे तो जीएनपी क्या आएगा, उससे कम आएगा, क्योंकि देखिए जीडीपी अगर माना कि 100 रुपए है और एनएफआईए कितना है 10, अगर 100 में से आप 10 माइनस करोगे तो कितना आएगा, 90 आएगा। तो जीएनपी क्या होगी, 90 होगी, जीडीपी क्या है, 100 है। इसका मतलब क्या हो गया कि जब एनएफआईए विदेशों से प्राप्त शुद्ध साधन आय जो है वो ऋणात्मक है, इसका मतलब क्या हो गया, जीडीपी ज्यादा होगी जीएनपी से, ठीक है। ऑप्शन आपका हो जाएगा बी। अगला है, किसी अर्थव्यवस्था में एक वर्ष की अवधि में उत्पादित समस्त अंतिम वस्तु एवं सेवाओं का बाजार मूल्य जो होता है, ठीक है। देखिए किसी अर्थव्यवस्था में एक वर्ष की अवधि में, ठीक है, अर्थव्यवस्था की बात की गई है तो ये आपका हो जाएगा इसमें सकल घरेलू उत्पाद होगा, ठीक है, ऑप्शन सी होगा। और इसमें अगर हम विदेशों से प्राप्त आय एनएफआईए को भी जोड़ दें तो हमारी राष्ट्रीय आय होगी। अगला है, राष्ट्रीय आय गणना की विधि है, बिल्कुल सिंपल सा है, ठीक है। राष्ट्रीय आय की गणना उत्पादन, आय और व्यय तीनों विधियों के द्वारा की जा सकती है। अगला है, अर्थव्यवस्था में किस क्षेत्र को सम्मिलित किया जाएगा, प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक, ये 3 क्षेत्र होते हैं अर्थव्यवस्था के। अगला है, सकल राष्ट्रीय उत्पाद की गणना में सम्मिलित नहीं किया जाएगा, पुरानी वस्तुओं का जो क्रय विक्रय होता है उसको राष्ट्रीय आय में सम्मिलित नहीं किया जाएगा, और मध्यवर्ती वस्तुओं का मूल्य भी नहीं किया जाएगा क्योंकि इससे दोहरी गणना, डबल काउंटिंग हो जाती है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ए और बी दोनों को सम्मिलित नहीं किया जाएगा। अगला है, निम्नलिखित में से द्वितीय क्षेत्र में सम्मिलित किया जाता है, ठीक है। इनमें से अगर हम देखें द्वितीय क्षेत्र में आता है आपका मैन्युफैक्चरिंग, जो विनिर्माण होता है उसको हम द्वितीय क्षेत्र में सम्मिलित करेंगे। बाकी जैसे बीमा हो गया, ठीक है, ये आपका किस में आएगा, बीमा जो है वो आता है बीमा, बैंकिंग, ये सब आते हैं तृतीय क्षेत्र में आएंगे। नेक्स्ट है, प्राथमिक क्षेत्र में सम्मिलित किया जाता है, ठीक है। प्राथमिक क्षेत्र में भूमि, वन, खनन, इन सभी को सम्मिलित किया जाएगा। अगला है,
वस्तु एवं सेवाओं का मूल्य राष्ट्रीय आय की गणना में एक से अधिक बार शामिल करना क्या कहलाता है? डबल काउंटिंग, दोहरी गणना। अगला है, निम्न में से लाभ का एक तत्व है। ठीक है, लाभ में एक तरह से लाभांश, डिविडेंड भी शामिल होता है, अवितरित लाभ, अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट को भी शामिल करते हैं, और निगम लाभ कर को भी सम्मिलित किया जाता है। ये तीनों लाभ के ही तत्व होते हैं। ऑप्शन डी सही हो जाएगा इसमें। फिर है 50वां क्वेश्चन आज का हमारा, राष्ट्रीय आय में सम्मिलित किया जाएगा हस्तांतरण भुगतान। ठीक है, इसको शामिल नहीं किया जाता है क्योंकि इसके बदले में अर्थव्यवस्था में कोई नया उत्पादन नहीं होता है, नई आर्थिक क्रिया का सृजन नहीं हो रहा है। शेयर एवं बॉन्ड की जो बिक्री होती है उसको भी राष्ट्रीय आय में सम्मिलित नहीं किया जाएगा। गैर कानूनी आय जो ब्लैक मनी होती है उसको भी शामिल नहीं करेंगे। तो ऑप्शन हो जाएगा डी, इनमें से किसी को भी राष्ट्रीय आय में सम्मिलित नहीं किया जाएगा। और ये क्वेश्चन जो है इसका आंसर आपको देना है कमेंट बॉक्स में, राष्ट्रीय आय की गणना में सम्मिलित किया जाएगा। ठीक है, नई अंतिम वस्तुओं एवं सेवाओं को सम्मिलित किया जाएगा, या फिर भारतीय कंपनियों की विदेशों में प्राप्त आय को सम्मिलित किया जाएगा, या फिर विदेशी पर्यटकों द्वारा देश में किया गया खर्चा शामिल किया जाएगा, या फिर उपरोक्त सभी को राष्ट्रीय आय में सम्मिलित किया जाएगा। इस क्वेश्चन को आप ध्यान से पढ़िए और फिर इसका जो आंसर है वो आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि राष्ट्रीय आय की गणना में इनमें से किसको सम्मिलित किया जाएगा या सभी को सम्मिलित किया जाएगा। ये आंसर आपको देना है। एक क्वेश्चन का आंसर आपको और देना है, कुल राष्ट्रीय आय में अगर हम कुल जनसंख्या का भाग दे देते हैं तो क्या प्राप्त होगा। ठीक है, जो नेशनल इनकम है उसमें पॉपुलेशन का डिवाइड अगर कर दिया जाए जनसंख्या का तो हमारे पास में क्या आएगा, निजी आय आएगी, व्यक्तिगत आय आएगी, व्यक्तिगत खर्च योग आय आएगी, या फिर प्रति व्यक्ति आय आएगी। ठीक है, इसका आंसर भी आपको कमेंट बॉक्स में बताना है।